Hey guys, welcome to my channel Chemistry Mania. So today we are going to learn about the stability of the carbocation. So what is carbocation? A carbocation is a type of the reaction intermediate. So before studying and knowing the stability of the carbocation, let us understand the structure of the carbocation. So carbocation is nothing but simply a 6 electronic species. So if I draw the structure of the carbocation, then it is a sigma bond and it is having the empty p orbital, so it is nothing but the 6 electronic species. Also it is a electron deficient. Okay, it is having a sp2 hybridization. As you can see, that is a 3 sigma bond, so the steric number will be 3, and the bond angle for the sp2 is 120 degree. नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच अराइजेस इन योर माइंड कि हम कार्बोकेटायन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जब जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की जाती है तो हम हमारे पास रिएक्टेंट होता है और हम रिएक्टेंट से हम उसे प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मेशन होता है, और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसका टाइम बहुत कम होता है। So, in order to know the rate of the reaction, we need to know the stability of the intermediate. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही हो। देर आर मैनी डिफरेंट इंटरमीडिएट लाइक कार्बिन, नाइट्रेन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनायन, इन सब जैसे बेंजाइन, बहुत सारे इंटरमीडिएट है जिसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम आज जानेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से, हम उसकी एक ट्रिक पहचानेंगे, हम कैसे फाइंड करें कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म में होता ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक सब्स्टिट्यूशन में देयर इज अ जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो जैसे कि यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो हमें अब पता करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल होता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट वी विल चेक द मेसोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड इज द एरोमेटिसिटी, थर्ड इज द रेजोनेंस, फोर्थ इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फिफ्थ इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो हाउ resonance can stabilize the carbocation. Suppose we are having a CH3O CH2, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, देन ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाइज करते हैं। तो वेन एवर लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग और डोनेट्स इट्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन इट इज कॉल्ड द मेसो स्टेबिलाइजेशन, दैट इज मेसोमेरिक स्टेबिलाइजेशन। सेकेंड हमारे पास है एरोमेटिसिटी, लेकिन हम एरोमेटिसिटी देखने से पहले हम एक बार रेजोनेंस को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में मेसोमेरिक और रेजोनेंस में। क्यों मेसोमेरिक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, क्यों रेजोनेंस को थर्ड प्रेफरेंस दिया है, क्या ये दोनों एक ही है? अगर मैं कहता हूँ ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि जब जब रेजोनेंस की बात होती है तो वहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेसोमेरिक में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे लोन पेयर को डोनेट किया जाता है। तो आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिया है एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का। तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा, ओके, तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे डीलोकलाइज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे, पेरा पे, एंड अगेन ऑन दिस पोजीशन पे ये आएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कार्बोकेटायन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड इन ईच एंड एवरी केस ये कार्बन की यहाँ पे ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये पोजीशन पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ऑफ द कार्बन। ओके, तो हमने
वेरेज इन द केस ऑफ द मेसोमेरिक हमने ये एग्जांपल देखा हुआ था, फिर ऑक्सीजन के लोन पर डोनेट कर रहे थे, तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा तो इन सबके केस में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है देन द मेसोमेरिक बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्मिंग ऑन अनदर कार्बन, बट दिस इज नॉट केस व्हेन देयर इज अ ऑक्सीजन ओवर हियर इन द मेसोमेरिक इफेक्ट। सो ऑलवेज हम मीजो को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेजोनेंस से। नाउ सेकेंड वी आर लुकिंग एट द एरोमेटिसिटी। एरोमेट्रिसिटी जब जब इसकी बात आती है हमारे दिमाग में हकल रूल नाम की एक चीज़ होती है। ओके, तो हकल रूल ये होता है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और अगर सिस्टम हमारी प्लेनर हो तब तब एरोमेटिसिटी फॉलो होती है। सपोज जहाँ पे एक कार्बोकेटायन है, हमें पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर ये एक प्लेनर सिस्टम है तो ये सिस्टम एरोमेटिक होती है। तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है वो एक एरोमेटिक इन द नेचर है, वेरस ये एक बेंजोइक कार्बोकेटायन है, ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं है, ये एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने वाला कार्बोकेटायन है। सो दिस इज फॉर्म फ्रॉम द रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन। ओके, थर्ड है रेजोनेंस। इसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी है केमिस्ट्री मेनिया चैनल पे। तो रेजोनेंस कब होता है, इसकी कंडीशंस क्या है, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखी है कि जैसा कि ये एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है तो ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेदर देन दिस सिंपल कार्बोकेटायन। ओके, इसकी भी स्टेबिलिटी होती है, किन से ज़्यादा होती है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। फोर्थ है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जब भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है एंड दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज हैविंग अ हाइड्रोजन। ओके, मिनिमम एक हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड कर देता है और कार्बोकेटायन को यहाँ जनरेट कर देता है। तो ये स्टेप जब भी होता है तब होता है जब बनने वाला और फॉर्म होने वाला कार्बोकेटायन प्रीवियसली कार्बोकेटायन से और ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपको सिंपली ये एक कार्बोकेटायन दिख जाए। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है कि CH3+CT3+CT3+, ओके, तो इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ओके, वेर H इज़ हाइड्रोजन, D इज़ ड्यूटेरियम एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रिटियम। ओके, तो हमें पता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो जो ट्रिटियम होता है उनका bond with carbon is a stronger and a closer. Okay, because we know the mu is inversely proportional to 1/L. Okay, whenever you study the spectroscopy you will come across this equation कि mu that is inversely proportional to the 1/L। तो अगर ट्रिटियम का मास ज़्यादा है मतलब उसकी लेंथ काफ़ी कम होगी। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अगर इसका डिस्टेंस कम होगा तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। सो CT3 इज़ हायर फॉर द स्टेबिलाईजेशन देन CD3 एंड लास्ट विल बी द CH3। आइए अब हम इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा है, आप इन्हीं को एक सीक्वेंस में फॉलो करके आप इसको सॉल्व कीजिए। आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब तक मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, तो आंसर कुछ ऐसा है कि C इज़ मोर स्टेबलाइज देन D देन B देन A। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए तो फिर मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे PH स्टैंड्स फॉर द फिनाइल। ओके, तो जैसे ही ये एक यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन है तो फिनाइल रिंग में ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट होगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस रेजोनेंस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट वो भी हम 3 पाई, और हम इसे कह सकते हैं कि
यहाँ पे हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस देख पा रहे हैं। ओके, सेकेंडली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एंड अगेन अ हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। सो ये जो यहाँ पे इन द केस ऑफ ए इज +R +4 अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे ये 3 मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी तो अवेलेबल है ही ड्यू टू द फिनाइल रिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाइल रिंग पता नहीं हो तो एंड दिस इज द फिनाइल रिंग। तो हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, तो यहाँ से ये पूरा डी लोकलाइजेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है, लेकिन एडिशनल एक और पाई बॉन्ड है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें +R, ओके, +R वो भी हमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रहा है। ओके, 6 पाई फ्रॉम द दिस फिनाइल रिंग एंड एडिशनल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हमें विद इन दिस रिंग हमें मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो 1 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट होगा। ओके, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ओके सॉरी ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं होगा, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक sp2 सेंटर है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं होता है। ओके, तो हमें पता है कि रेजोनेंस इज अ फार स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ही तो विनर होगा। सो बी इज ग्रेटर देन एन। थर्ड में तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक हेट्रो एटम दिया गया है। जब हेट्रो एटम है तो यहाँ पे एक मीज़ो स्टेबिलाइजेशन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोन पे डोनेट हो रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम द हेट्रो। तो मैंने आपसे मीज़ो की बात की थी कि हमने ये एग्जांपल लिया था CH3O and whenever is the carbocation is stabilized due to the lone pair of the electron then this is called the mesomeric effect। और इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल इफेक्ट है देन द रेजोनेंस। तो यहाँ पे +M हमें देखने मिल रहा है, प्लस एडिशनली जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो रोटेट कर रहे हैं वो तो हमें देखने को मिलता ही है एस ऑफ दिस। ओके, इसीलिए सी इज़ द विनर, क्योंकि मीजोमेरिक्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। एंड डी, अगर हम डी की बात करें तो ये एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। ओके, सो डी एरोमेटिसिटी इज ऑलवेज सेकेंड देन द मीज़ो। तो हमने सबसे पहला प्रेफरेंस दिया मीज़ो को फर्स्ट, सेकंड हमने एरोमेटिक रिंग को, ओके, थर्ड हमने रेजोनेंस को दिया। लेकिन जब रेजोनेंस ने कम्पीट कर दिया तब हमने देखा कि इसका रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल है। इन दैट केस कितने डी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे +R मतलब टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हो रहा है देन दिस। ओके, सो बी इज़ द विनर देन 8। तो ये सीक्वेंस फॉलोड हुआ। अगर आपको ज़्यादा एग्जांपल्स इनके बारे में सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।